शाम सारी कठिनाइयों के बावजूद आप आए, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली में कहीं आना कहीं जाना बहुत आसान नहीं रह गया है, इसलिए कम ही लोग आते जाते हैं। हालांकि सड़कों पे इतनी भीड़ है कि खुदा जाने कौन कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो बहरहाल ये एक विशेष आयोजन है। 1989 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार की स्थापना उनकी पत्नी श्रीमती बिंदु अग्रवाल ने की थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत भूषण अग्रवाल हिंदी के तो आपने क्या कहा? मैंने आपने जो कहा मैंने तो अब इस पुरस्कार को 40 वर्ष हो गए। ये बहुत लंबी यात्रा है और भारत जी हिंदी के महत्वपूर्ण कवि थे। उक्ता सप्तक में शामिल कवि थे। अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, ये सब उनके मित्र और सखा थे। वो बरसों तक आकाशवाणी में काम करते थे, फिर उसके बाद साहित्य अकादमी में उपसचिव थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको जब मरणोत्तर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो जो राशि मिली उसी से ही इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। उस समय ज्यादातर युवा कवियों के संग्रह निकलने की कोई उम्मीद दूर तक नजर नहीं आती थी। तो जब हम लोगों ने इस पुरस्कार का क्षेत्र तय किया और किस तरह की रचना पर दिया जाए, तो एक कविता पर और युवा कवियों में से एक कविता, क्योंकि उस समय तो संग्रहों की मेरे ही मैं 85 बरस का बूढ़ा हूँ, मेरे ही समकालीनों में से अधिकांश के कविता संग्रह नहीं निकले थे तब तक। अब तो हर चौथे पांचवें दिन कविता संग्रह आ जाते हैं। बहुत सारे बहुत खराब होते हैं, बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रकाशित होते हैं। तो खैर खराबी तो हमारे जमाने में बहुत आकर्षक, बहुत दिखाऊ और बहुत भड़काऊ हो ही गई है। पर बहरहाल तो उस समय भारत जी की स्मृति में ये पुरस्कार शुरू किया गया और एक कविता पर देने का। युवाओं के लिए उस समय कोई पुरस्कार नहीं था, किसी तरह का कोई पुरस्कार नहीं था। ये पहला पुरस्कार था, वो भी एक कविता पर। बड़ा कठिन होता था। लेकिन दूसरी बात जो हमने तय की कि पुरस्कारों के साथ एक व्यर्थ की गोपनीयता का भाव है। पता ही नहीं चलता किसने चुना है, वो हमारी जूरी थी, कहाँ थी। तो हमने ये तय किया कि हम जूरी के नाम सार्वजनिक रूप से पहले से घोषित कर दें। ये एकमात्र, बाद में देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार में भी यही प्रथा डाली गई। ये पहले पुरस्कार था जिसमें पूर्व घोषित जूरी थी। पता था कि इस साल जूरी का कौन सा सदस्य निर्णायक होने वाला है। उसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती थी कि वो जिसको चुन ले उसकी खबर अपने दूसरे को दे दे। किसी के पास कोई वीटो नहीं था और कोई सहमति जरूरी नहीं थी। ये एक निर्णायक का निर्णय था। आप कितना 500 रुपए देते? 500 रुपए। आप कितना देते हैं? 21,000। बहरहाल ये चलता रहा पुरस्कार बुनियादी तौर पर बिंदु जी की जिद और उनकी कोशिश के कारण।
वो उसकी साल भर लगभग तैयारी करती रहती थी, तरह तरह से लोगों को थोड़ा थोड़ा तंग भी करती रहती थी कि ये करना है, वो करना है, फला करना है। बहरहाल जब ये पुरस्कार रजा फाउंडेशन को देने का परिवार ने निर्णय किया तो हमने इसकी बाकी संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, सिवाय इसके कि अब ये पुरस्कार एक कविता पर नहीं, कविता संग्रह पर दिया जाता है और पहले कविता संग्रह, सिर्फ इतनी बंदिश। और बाकी जो संरचना है वो वैसी वैसी है, यानी 5 निर्णायक पहले से तय हैं, वो पूर्व घोषित हैं, और हर वर्ष कौन सा निर्णय। ये मैं आपसे बताऊं कि भारत में ऐसा किसी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं जो इतनी पारदर्शिता से दिया जाता हो कि आपको पता है कि किसको दे, कौन देगा, पहले से पता है ये तय करने वाला। ज्यादातर तो जूरी के सदस्य ही इस पर राजी नहीं होते कि उनका नाम सार्वजनिक कर दिया जाए, और हमने इसीलिए सार्वजनिक करने की शर्त रखी कि अगर बदनाम होंगे तो हम क्यों हों? तो ये इसके पीछे दुष्ट इरादा भी है कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी तो निर्णायक महोदय की है जिनके बारे में आपको पता है, और अगर उनका निर्णय गलत है या विवादास्पद है तो इसकी जवाबदेही भी उनकी है, हमारी नहीं है। बहरहाल हम आज शुरुआत करेंगे। भारत जी ने पहले कुछ रेडियो नाटक इत्यादि तो लिखे थे, लेकिन एक काव्य नाटक, एक काव्य नाटिका उन्होंने अग्निलीक नाम से लिखी, जो उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। मुझे याद है कि हम लोगों ने जब मध्य प्रदेश में रंग शिविर किए थे तो एक रंग शिविर सागर में हुआ था, इसमें बंसी कौल ने अग्निलीक का संभवतः पहला प्रदर्शन किया था, उसके बाद तो बहरहाल उससे कुछ अंश पूनम श्रीवास्तव पहले पढ़ के सुनाएंगी। पूनम जी बहुनिंदित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काम कर चुकी हैं और आजकल बहुलांछित टेलीविजन, आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो अपनी लीग के कुछ चुने हुए अंश का पाठ करें। अंशों के बारे में आप बताएं। नहीं, आप ही बता। सुनिए, हमारे पुरस्कृत कविगण और जूरी के सदस्य आ जाएं और ऐसे बैठे कि जिसने चुना है और जो पुरस्कृत है थोड़ा अगल बगल हो। आइए, जगह भी खाली करने की इरादे से। बहुत धन्यवाद। 3 अंश है इसमें, जैसे कि आपको बताया अशोक जी ने। जो पहला अंश है वो राजपुरुष और रथवान के बीच का अंश है। तो पहले से शुरू करती हूँ और सस्पेंस बनाए रखती हूँ कि बाकी दोनों कौन से अंश हैं। आज्ञा है। राजपुरुष, क्या तुम जो कह रहे हो ऐसा और भी कहते हैं? रथवान, सब दया निधान सब यही सोचते हैं, लेकिन राजपुरुषों को जानने का समय कहाँ है? वे दिन लद गए जब प्रजा की हर एक बात राजा के कानों में पहुंचती थी। अब तो महाराज चक्रवर्ती बनने लगे हैं और आप लोग उनकी कृपा की छाया में अपने सुख वैभव में व्यस्त हैं।
यज्ञ और राग रंग, भोग और दान पुण्य, इन समारोहों से आपको छुट्टी ही कब मिलती है जो आप देखें कि प्रजा कैसे जीती है, कैसे मरती है और क्या सोचती है। राजपुरुष, प्रजा क्या सोचती है? रथवान, वही जो महारानी ने कहा था। पर महाराज ने उन्हें छोड़कर एक झूठे कलंक को सच्चा बना दिया। आप ही सोच देखिए, जिन राम ने कभी सत्य के लिए राज ठुकराया था, उन्हीं ने बाद में राज्य के लिए सत्य ठुकरा दिया। राजपुरुष, पर और कर भी क्या सकते थे? रथवान, क्यों? हम लोग मर नहीं गए थे। एक पगले की बात तो सुनी गई, पर सारी प्रजा को अंधेरे में रखा गया। अगर हमें उस समय पता चल जाता तो क्या आप सोचते हैं ये दुर्घटना हो पाती? पर राज्य के मोह में डूबे महाराज को हमारा ध्यान ही नहीं आया और देश की लक्ष्मी देश से चली गई। देश की लक्ष्मी देश से चली गई। ये तो है पहला। इसके बाद सीता का एक अंश है जो उन्होंने जब जंगल में जब वो रह रही थी, जब 2 बच्चे उनके हो गए थे और उन्हें वापस जाने की बात चल रही थी, तो उस समय उनका क्या? अब कोई विकल्प नहीं है। जब तक था तब तक मैं मन को मारे रही, सोचती रही शायद कभी कोई राह मिल जाए, पर अब चारों ओर अंधेरा है। गुरुदेव, अब और कोई पथ नहीं है। पर जाने से पहले मैं अपने मन की बात बता जाती हूँ। नहीं, घबराइए नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं चीखूंगी नहीं, मैं पूरे होश में हूँ। यहाँ आइए मेरे पास, ध्यान देकर सुनिए। मैं आपको वो रहस्य बताती हूँ जिसे अपनी छाती में लिए मैं आज तक जलती रही। संसार सोचता है मैं राम की पत्नी हूँ, शास्त्रों में बंधी हूँ, पुरुष की आश्रिता हूँ। पर गुरुदेव, सच्चाई कुछ और है। मैं पत्नी नहीं, प्रेयसी हूँ। नहीं, प्रेयसी नहीं, प्रेमिका, राम की प्रेमिका। मैंने राम से विवाह ही नहीं किया, मैंने राम से प्यार किया है। आप याद कीजिए गुरुदेव, मेरे पिता ने मेरी आंखें बंद करके इनके हाथ में मेरा हाथ नहीं सौंपा था। मैंने स्वयंवर रचाया था, इसमें सारी भरत भूमि के युवराज आए थे। मैंने अपने हाथों से, अपने ही मन की प्रेरणा से इनके गले में वरमाला डाली थी। मैंने इनके ऊपर अपना तन मन न्यौछावर किया था। पर ये न जाने किस मिट्टी के बने हैं। इन्होंने देखकर भी नहीं देखा, सुनकर भी नहीं समझा। दिन रात आठों पहर बस उन्हें एक ही धुन थी, राज्य, राजनीति, संग्राम, विजय। सोते जागते हर पल ये राजा ही बने रहे, कभी प्रेमी नहीं बन पाए। विवाह के समय मेरे मन में कैसे कैसे सपने थे, साथ साथ जीने के, साथ साथ जीवन की सार्थकता पाने के। पर मैंने ससुराल में पैर भी न रखा था कि इनके पिता ने इन्हें वनवास दे दिया। मैं मानती हूँ इसमें इनका कोई दोष न था। पितृद्रोह, मातृद्रोह और भ्रातृद्रोह से तो यही अच्छा था कि विग्रह की जड़ से ही दूर हो जाए। पर गुरुदेव, मैं पूछती हूँ, इनके कुल में, इन महान रघुवंशियों के कुल में राज्य को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और भावना का इतना निरादर क्यों होता है? मेरे पिता तो राज्य को तिनका भी नहीं मानते।
सोचिए तो, ये कितनी विचित्र बात है कि इनके परिवार में नारी प्रेम के बदले राज्य ही मांगती है और पुरुष उसकी अनुचित मांग पर अपने कर्तव्य को, अपने पुत्र स्नेह को, अपने धर्म तक को छोड़ बैठता है। क्या मेरे श्वशुर को ये अधिकार था कि वे अपनी चहेती रानी के कहने से उत्तराधिकार का नियम तोड़ दें और सारी प्रजा को दुखी कर दें? कैसी विडंबना है कि जो कदम कदम पर प्रजा का मन कुचलते हैं, वे ही प्रजापाल बनने का ढोंग रचते हैं। मैं आपसे सच कहती हूं, इस ढोंग ने, इस झूठे दंभ ने, खोखले आदर्शों के इस गर्जन ने इनके मन को ऐसा भरमा दिया है कि सच्चाई इन्हें दिखाई ही नहीं देती। सारी प्रजा त्राही करती है और ये उनकी चीखें अनसुनी करके राज्य को आपसी कलह की बाजी बना देते हैं। किस पर सोचते हैं कि ये ही प्रजा के अंतःकरण है। एक है जिसमें गुरु वाल्मीकि से राम बात कर रहे हैं। वाल्मीकि, हाँ नहीं राम, तो फिर जिन्होंने मुझे ईश्वर बनाया है वे सब के सब झूठे हैं। उन्हीं की तो भूल है जो मैंने ढोई है। धर्म और रीत, कुल, परंपरा, मर्यादा, वेद, शास्त्र और पुराण, इनके बाड़े में बांधकर जिन्होंने मुझे अतीत के निर्वात कुंडल में शब्दों के पाश से जकड़ा है, वे ही मेरे कृत्यों के दायी हैं। जिन्होंने मेरी दृष्टि को यज्ञ धूम के क्षितिज में चढ़ा है और मेरे श्रवणों को श्लाघों से रुंधा है। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी, प्रजा से और संतति से वंचित कर दिया है। बोलिए आचार्य, क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने जनों से असंपृक्त और विच्छिन्न एक आत्मलीन और स्वनिर्मित लोक में जिया हूं, जो निर्जीव जय जयकारों की लीक पर शून्य की कक्षा में निरंतर भ्रम मात्र है। आचार्य, आप चुप हैं, पर मैं जान गया हूं कि वास्तव में यही सच है। तभी तो मैं अपने ही जनों का चित्कार नहीं सुन सका। तभी तो मैं ऋषियों और पंडितों और ज्योतिषों को प्रजा का प्रतिनिधि समझता रहा और उनके स्वार्थ को प्रजा का सुख। शब्दों के जाल में मैं ऐसा उलझ गया कि उनमें से अर्थ ही उड़ा दिया। मैंने पिता के शब्द सुने और 14 वर्ष वन भोगा, पर ये नहीं देखा कि उनके नयन क्या कहते थे। मैंने एक गुप्तचर का संवाद सुना और पत्नी को त्याग दिया। ये नहीं जाना कि क्या प्रजा यही चाहती थी। मैंने पंडितों से मंत्रणा की और शंभू को मार डाला। ये नहीं सोचा कि अकाल और तपस्या का क्या संबंध हो सकता है। यज्ञ को मैंने कर्म की प्रतिष्ठा दे दी और मर्यादा को सत्य की, क्योंकि बचपन से ही मेरी सारी शिक्षा दीक्षा का सार यही था। शब्द ही सत्य है, शब्द ही धर्म है, शब्द ही वेद है, शब्द ही ईश्वर है। पर आज जान पाया हूं कि ये शब्द लोग निरा छल है, जो हमें यथार्थ से वंचित रखता है।
क्योंकि ये वर्तमान की अनरुंधी लीक पर चलने से इनकार करता है। आचार्य, मैंने अतीत के इन्हीं स्तूपों को पूजा है, जीवन की ओर कभी दृष्टिपात नहीं किया। मैंने इतिहास को बांचा और भविष्य को उससे बांध दिया। मानो मैं ईश्वर हूं और जीवन उसी लीक चलेगा जिस पर मैं चलाऊंगा। पर मैं ईश्वर नहीं हूं, मानव हूं, मिट्टी से बना एक सेवक हूं प्रजा का। और मेरे और प्रजा के बीच जो भी आता है, चाहे वो शास्त्र हो, परंपरा हो, यज्ञ हो, चाहे वो ऋषि हो या हो अधिकारी, मार्ग की बाधा है। और मार्ग जीवन है जो अपनी गति का आप ही नियंता है। हम उसका निर्धारण नहीं, केवल अन्वेषण करते हैं। हाँ, यही उत्तर है, यही सच्चा ज्ञान है। और जब मैं ईश्वर नहीं, तो मेरी आकांक्षा क्या, रचना क्या, कर्म क्या? मेरी तो मात्र एक स्पंदित हृदय है जिसे मैंने धड़कने की अनुमति ही नहीं दी, कभी नहीं दी। नमस्कार। कुछ अंश सुनकर आपको लग रहा होगा ये आज के बारे में है, लेकिन ये लगभग 50 वर्ष पहले लिखे गए शब्द हैं। अब ये 3 कवि हैं और 3 उनको चुनने वाले जूरी के सदस्य हैं। देवेश पत्सारिया 1986 में उनका जन्म हुआ है। वो कवि होने के अलावा गीतकार और अनुवादक हैं। उनको 2023 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया। देने वाले थे आनंद हर्षुल, जो कथाकार हैं। ऐसे कथाकार कम होते जाते हैं, पर हैं उनकी कुछ कविता में भी दिलचस्पी और घुसपैठ होती है। वरना कथाकारों का एक आजकल ऐसा लोकप्रिय विधान खिंच गया है कि वो दूसरे विधाओं की में कोई रुचि नहीं लेते। फिर है प्रिया वर्मा, जो कुछ जरूरत से ज्यादा गुरगंभीर बैठी रहती हैं, लेकिन कभी कभी मुस्कुराती भी हैं। उनका जन्म बीसलपुर जिला पीलीभीत में हुआ 1983 में, और उनके कविता संग्रह बारिश आने के पहले, स्वप्न आने के हैं? स्वप्न के बाहर पाँव, कौन सा? स्वप्न के बाहर पाँव। हाँ, स्वप्न। उस पर उनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिल रहा है। और उनको चुनने वाले हैं मदन सोनी, जो प्रख्यात आलोचक हैं, बहुत वर्षों पूर्वग्रह के संपादक रहे हैं, एक सहकर्मी भी रहे हैं। और तीसरे हैं शचीन्द्र आर्य, जिनका जन्म 1985 में हुआ है, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता और
शिक्षा की अंतर क्रिया, इसका जो भी मतलब होता हो, उस पर कुछ अध्ययन कर रहे हैं। उनका पहला संग्रह है कुतुब मीनार पर खड़े खड़े थक गया होगा। कुतुब मीनार पर खड़े खड़े थक गया होगा। उनको पुरस्कृत करने वाले हैं उदयन वाजपेयी, जो कवि और कथाकार हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं। तो अब जो नियम होगा वो ये होगा, पहले इसी क्रम से, यानी पहले आनंद हर्षुल, फिर मदन सोनी, फिर उदयन वाजपेयी, 10 मिनट अधिक से अधिक, और उससे कम में तो और अच्छा है, मैं ये बताएंगे कि उन्होंने इस पुस्तक को क्यों चुना। और उसके बाद जैसे आनंद हर्षुल बता चुके हैं, तो फिर देवेश की कविता पढ़ेंगे, वो भी 10 मिनट पढ़ेंगे। उसमें अब क्योंकि हम लोग एक कविता पत्र देते नहीं है, इसलिए वो तो पहले होता था कि 15 मिनट वो भी 15 मिनट बोला गया है कविता। हाँ, तो 15 मिनट पढ़ी बोला गया है, हम ही ने तो बोला है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आकाशवाणी हुई है। 15 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, बाकी ये लोग 10 मिनट। तो चलिए आनंद हर्षुल जी, और आप ही इनको पुरस्कृत करें ताकि जिम्मेदारी की एक फोटोग्राफी भी। पहले तो मैं तीनों कवियों को इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए बधाई देता हूँ, और फिर ये कि मैंने क्यों देवेश वत्सर्या को चुना। कविता पर बात करते हुए मेरे भीतर एक अतिरिक्त सावधानी उपजती है। लगता है जैसे मुझे किसी बहुत से अवयवों से बनी किसी बंधी हुई चीज को खोलना हो, और खोलने के दौरान मुझसे हुई असावधानी में उसके बिखर जाने या टूट जाने का भय हो। इसलिए कविता के भीतर जाकर सोचना इसी तरह मेरे भीतर जागता है कि कविता के संघटकता की उम्मीद और अपने से अतिरिक्त सावधानी की मांग करता है। एक अच्छी कविता किसी भी पाठक से पाठक की अतिरिक्त और पूर्वाग्रह विहीन सावधानी की मांग करती है। किसी कविता का असावधान पाठ कविता के आस्वाद, उसकी समग्रता और उसके समाहित कलाबोध को नष्ट कर सकता है। अगर हम एक अच्छी कविता के पाठ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं उसमें नहीं तरबूजों को, तो यह हमारे पाठ की कमी हो सकती है। कविता की पंक्तियों के पास फूल की पंखुड़ियों सा बिखर जाना होता है। यह बिखर जाना पाठ की असावधानी के कारण होता है। पाठ की सावधानी खिड़की के कांच पर जमी धुंध पर फिरती हथेली सी होती है। धुंध साफ होते हैं जैसे दिस खुलते हैं, ठीक वैसे ही एक अच्छी कविता खुलती है। यहाँ मुझे अपने प्रिय कवि शमशेर बहादुर सिंह याद आते हैं, जिनके पास अपने पाठ के स्वाद के लिए मैं बार-बार जाता हूँ। पाठ की जिस सावधानी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो किसी अद्भुत कविता के पास जाने पर उपजती है। वह हर कविता के लिए नहीं उपज सकती। अपने प्रति लापरवाह कविता के लिए तो कभी नहीं उपज सकती। लापरवाह कविता तो 2-4 पंक्तियों के बाद ही एक सजग और सावधान पाठक को अपने से बाहर कर देती है। यह सावधानी की बात कविता तक जा रहे मुझ जैसे पाठक के लिए जितनी सत्य है, ठीक उतनी ही सत्य उस कवि के लिए भी है जिसकी कविता तक वह पाठक सावधान तैयारियों के साथ जा रहा है। रचने की असावधानी भी कविता को नष्ट कर देती है। पाठक की सावधानी जहाँ उसके पाठ में निहित है, वहाँ कवि की सावधानी उसके उस रचनात्मकता में निहित है जो उसकी कविता को एक अद्भुत कविता में बदल रही है या बदल सकती है। यहाँ यह बात मैं उन कविताओं के लिए कर रहा हूँ जो उस कवि के पास से आई हुई हैं, जिसने कविता में आए एक एक शब्द के औचित्य को बार बार जांचा और परखा है कि उनके लिए उस कविता में जगह बनती है या नहीं।
संस्कृत काव्य में औचित्य का बड़ा महत्व रहा है। संस्कृत आलोचना का सबसे अधिक व्यापक तत्व औचित्य विचार ही है। औचित्य का यह अर्थ है उचित का भाव। काव्य में आ रही किसी वस्तु के साथ संबंध दूसरी वस्तु भी उस वस्तु के अनुरूप, अनुकूल और उचित होना चाहिए जो उसके साथ काव्य में आ रही है। हम इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक में शकुंतला को अपनी सखियों के साथ कोमल नन्हे पौधों को सिंचित करते हुए चित्रित किया है। इन 3 बालिकाओं के हाथ में घड़े हैं और तीनों घड़ों का आकार उसकी वय के अनुरूप अलग अलग है। बड़ी उम्र की बालिका के हाथ में बड़ा घड़ा है, उससे कम उम्र की बालिका के हाथ में उससे छोटा घड़ा है और सबसे छोटी बालिका के हाथ में सबसे छोटा घड़ा है। इससे अगर उलट दें कि छोटी उम्र की बालिका के हाथ में बड़ा घड़ा दे दें तो एक विद्युत की उत्पत्ति होगी और यह औचित्य विचार से बाहर माना जाएगा। कविता वहाँ अपनी संपूर्णता में है जहाँ शब्द के अनुगूंजों को उनके औचित्य के साथ कवि ने अपनी कविता के लिए सुन लिया है। यह सुनना जरूरी है। कविता लय की सृष्टि करती है तो जो शब्द कविता में आ रहा है वह शब्द का कविता में कितना औचित्य है और उस औचित्य ने उस शब्द की कितनी अनुगूंज पैदा की है। यह भी जरूरी है कि ये जो अनुगूंज है वह अपने समग्रता बोध में कहाँ ठहर रही है। कविता मनुष्य की आंतरिक लय का प्रस्फुटन है और कविता को उसे साधना आना चाहिए। अब वो इसे साथ देती है, जब वो इसे साथ देती है तब कविता अपनी उम्र को भी अमरता तक साथ देती है। कविता में दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे खींचती है वो उसकी भाषा है कि वह कितनी कवि की मौलिकता की ओर झुकी हुई है, जो उसकी कविता को सिर्फ उसकी कविता में गढ़ रही है। तीसरी चीज़ मैं कविता में खोजने लगता हूँ वो किन अपरिचित और पूर्व में कविता में नहीं आई जगहों तक हमें ले जा रही है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के लिए पुस्तक का चुनाव करते हुए मेरे भीतर कविता को लेकर यही कुछ बातें रही, पर मैं अपने चुनाव से इन बातों को खारिज नहीं कर पाया। मेरा देवेश पर सैया के संग्रह नूह की नाव तक इस पुरस्कार के लिए पहुंचना उनकी कविताओं में दिख रहे मेरे इसी बोध के कारण संभव हुआ। जो कलात्मकता के साथ मुझे उनकी कविताओं में प्रसिद्ध दिख रहा था, उनकी कविताएं ऐसी कई जगहों से उठ रही थीं जिनके पास पहले कविता पहुंची नहीं थी और जिनके आसपास पहुंचने के लिए औचित्य विचार की जरूरत थी। देवेश के ग्रीक दंत कथा तक जाती थीसियस और मिनोटोरस के बीच कविता की कुछ पंक्तियों को देखें। थीसियस और मिनोटोरस की उस प्रतिमा की फोटो लेते समय मैं वह खो में था कि कैमरा किस पर फोकस करूं। योद्धा थीसियस पर जिसने दैत्य से लड़ने की ताकत दिखाई या उस दैत्य मिनोटोरस पर जिसके सामने हिम्मत दिखाकर मरने से कोई हो सकता था अमर। मैंने दबाया मिनोटोरस के प्रति नफरत को, फिर मैंने दरकिरार करना चाहा जीत के बाद थीसियस द्वारा सहायक राजकुमारी को छोड़ देने की कृतज्ञता को। संग्राम के अपरिमित रोमांचक दृश्य में अंतः दो गुत्थम योद्धाओं से के एक महान दृश्य के बीच मैंने तलवार पर कैमरा फोकस किया। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि जब तलवार पर कैमरा फोकस हो रहा है तो दरअसल वह युद्ध की विभीषिका और उसके औचित्य पर फोकस हो रहा है। मैंने देवेश के संग्रह को पढ़ते हुए पाया कि उनके पास बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो हमें उस जगह ले जाती हैं जिन जगहों के लिए कविता पहले संभव नहीं हुई है। इस संग्रह की पहली कविता अलमनक से लेकर पीसा की झुकी हुई मीनार, मास्को की लड़की, महामृत्यु में अनुनाद, तुर्की का व्यापारी, पृथ्वी की नाभिनाल का हाल, एक ताइवान लड़की के लिए, जिंदगी का मजा माइक्रो में है, समानांतर ब्रह्मांड में जैसी कविताओं का लंबा सिलसिला मिलता है। उनकी कविताओं में विविधता का यह सौंदर्य अपनी कविता के लिए अर्जित की जा रही भाषा की मौलिकता के साथ मौजूद था। मुझे एक बात जो बहुत आकर्षित की वह यह थी कि देवेश विज्ञान की आंखों से नई नई जगहों को परखते हुए उन्हें कविताओं में उपस्थित कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवेश की प्रेम के लिए रची कविताएं भी विज्ञान की आंखों से
प्रेम को देखने की कोशिश करती हैं। उनकी कविता तारे और तुम की इन पंक्तियों को देखे, नहीं नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा तारे तुम्हारे लिए। तारे तोड़े नहीं जा सकते, बहुत बहुत गर्म हैं वे, धड़कने को भी धड़का दे इतने गर्म। पृथ्वी से सैकड़ों गुना विशाल, इतनी दूर की उनकी दूरी की इकाई पृथ्वी पर दूरी की प्रचलित इकाई से बहुत बड़ी है। मानव के तन के घटक तक जीवन के संसाधन सब किसी न किसी तरह तारों से ही आए हैं धरती पर। तारे अपना जीवन लगा देते हैं हाइड्रोजन भर से बना देने में वो सब कुछ, और मरते हुए बिखेर देते हैं अपना उपार्जित श्रम अंतरिक्ष में इधर उधर। तब उपजता है जीवन पृथ्वी जैसे ग्रहों पर। कितना अद्भुत है तुम्हारे लिए जानना कि तुम तारों का अंश हो स्वयं, और इस तरह मैं एक तारे के प्रेम में रहता हूँ। मैं देवेश को उनकी ही एक कविता समानांतर ब्रह्मांड में की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात करना चाहूँगा, जो कविता के ब्रह्मांड में उनके किस तरह का कवि होने की उनकी इच्छा की पंक्तियाँ भी हो सकती हैं। किसी समानांतर ब्रह्मांड में यदि चुननी हो मुझे अपने ही अस्तित्व की वांछित परिभाषा, तो मैं होना चाहूँगा हूबहू अपने जैसा किसी भी दूसरी दुनिया में, इस क्षण की अपनी तमाम बुराइयों और अच्छाइयों के साथ, जिससे तनिक भी इधर उधर होने पर मैं मेरे जैसा नहीं रह जाता, जिसके बिना कोई मेरा प्रतिरूप नहीं हो पाता। तो देवेश पसरिया को कविता के ब्रह्मांड में फिलहाल उनका कोई प्रस्तुत न होने की बधाई। आइए देवेश। सभी वरिष्ठजनों, साथी साहित्यकारों, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नूह के नाम से कुछ कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। इनमें से पहली कविता है तारबंदी। जालियों के छेद इतने बड़े तो हों ही, और की जमीन में उगी घास का दूसरा सिरा छेद से पार होकर सांस ले सके दूजी हवा में। तारों की इतनी भर रखना ऊंचाई कि हिबिस्कस के फूल गिराते रहें परागकण दोनों की जमीन पर। ठीक है तुम अलग हो, पर खून बहाने के बारे में सोचना भी मत, बल्कि अगर चोटिल दिखे कोई उस ओर भी तो देर न करना रुई का बंडल और मरहम उसकी तरफ फेंकने में। बहुत कसकर मत बांधना तारों को, यदि खोलना पड़े उन्हें कभी तो किसी के चोट न लगे गांठों की जकड़न सुलझाते हुए। दोनों सरहदों के बीच नो मैंस लैंड की बनिस्बत बनाना एवरीवन्स लैंड और बढ़ाते जाना उसका दायरा। धर्म में मत बांधना ईश्वर को, नेक नियत को मान लेना रब, भेजना सकारात्मक तरंगों के तोहफे। बाज़ वक्त तारबंदी के आर पार आवाजाही करती रहने पाए सबसे नर्म दुआएं। अगली कविता है अलमनक। अलमनक एक किताब होती है जिसमें तारों, ग्रहों, चंद्रमा आदि के निर्देशांक होते हैं, और ये समुद्री यात्रा में काफी यूजफुल होती है। जबकि सारी दुनिया गा रही है समुद्री डाकुओं की स्तुति, काले रंग को अब कहा जाने लगा है धूसर, और धूसर ही में छुपी हैं सारी कारोबारी संभावनाएं। ऐसे समय में मैं नजूमी और नक्शा नवीसों में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं गाता हूँ उन लोक कथाओं को जिन्हें कोई नहीं सुनता, पर वही हैं जो हर युग से जीवित बची चली आती हैं, मेरे जैसे हरकारों की वजह से। मैं देखता हूँ जहाज के थके हुए कप्तान को किनारे पर, वह एक यात्रा खत्म करके आया है। इस बार साम्राज्यवाद की लालसा लिए नहीं, सिर्फ परंपरागत नाविक बने रहने के लिए, उसी पुराने प्रण के साथ कि चप्पुओं में बसते हैं नाविक के प्राण, कि जहाज के साथ डूब जाना होता है कप्तान को। मेरी आत्मा से फूटता है आशीष, चप्पू चलते रहें, नाविक को रास्ता दिखाता रहे रात का तारों भरा आकाश, मैं उसे नई अलमनक भेंट करता हूँ। अगली कविता है प्रेम को झुर्रियाँ नहीं आती। बुढ़िया ने गोद में रखा अपने बुढ़े का सर और मालिश करने लगी सर के उस हिस्से में भी जहाँ से बरसों पहले विदा ले चुके थे बाल। दोनों को याद आया
बाकी शैतान बच्चे टकला कहते हैं बुढ़े को और मन ही मन टिकोला मारना चाहते हैं उसके गंजे सर पर। दोनों हंसे अपने बचे हुए दांत दिखाते हुए। बुढ़िया ने हंसते हुए टिकाना चाहा, जितना वे झुक पाई, झुर्रियों भरा अपना गाल बुढ़े के माथे पर। बैलगाड़ी के एक बहुत पुराने पहिए ने याददाश्त संभालते हुए गर्व से बताया, मैं ही लेकर आया था इनकी बारात। अगली कविता है वसुधैव कुटुंबकम। हे ईश्वर, मुझे उनसे मिला जो तुझे ढूंढते हैं, शिशु की उंगली की छुअन में, बच्चों की निष्कलुष किलकारी में, जो अपने जैसी सबकी भूख को जानते हैं, जो धर्म को एक निजी वस्तु मानते हैं, जो हंसी के बादल हैं, जो देखते हैं तलाकशुदा स्त्री का पक्ष, जो नहीं बांटते चरित्र प्रमाण पत्र, जो तेरे सम्मुख आने पर दुआ से पहले क्षमा मांगते हैं और चाहते हैं मार्गदर्शन ताकि बेपर्दा मिल सके तुझसे, जिनके दिमाग की नसों में विस्तृत होकर बहता है रक्त, जो चाहते हैं पिरो लेना दुनिया के सारे मोती वसुधैव कुटुंबकम के धागे में। अगली कविता है रिश्ते। जिन्हें धक्का मारना था उन्हें अपनी तरफ रहा खींचता, जो बने थे खुल जाने के लिए खींचने से उन्हें धकेलता रहा अपने से दूर। लोग दरवाजे थे और मैं साइन बोर्ड पढ़ने में अक्षम, अनपढ़, अल्लड़। अगली कविता युद्ध में हूँ। जीवट की यह बेला है, हर योद्धा युद्ध में अकेला है। सुदूर कहीं गिरी कंदराओं में दिव्य दीप की खोज में हूँ। खिंची धनुष की प्रत्यंचा पर नए नुकीले तीर में हूँ। पूर्वजों से चली आई धारदार शमशीर में हूँ। तुम गा रही हो विरह के गीत, युद्ध और विरह के असमंजस से जूझता, विरह में भस्मीभूत मैं युद्ध में हूँ। अगली कविता है अनुकंपा। मुझे मंद कहने वालों ये चमकीले जूते उतारो, आओ फिर दौड़ते हैं दोनों नंगे पांव। तुम्हारे जूतों की कीलें बिछाती आई हैं कांटे हमारी राहों में। जब तुम्हारे शाही जूते दौड़ जाते हैं मंद बयार और मध्यम चांदनी चूमते हुए, तब हमें परोसा गया है खुश्क रास्ता, जहां 1000 नक्कार खाने हैं और लाख मक्कार साहूकार, जो करते हैं सौदा हमारी स्वायत्तता का। दौड़कर लहूलुहान हमारे नंगे पैर देख रहे होते हैं अंतहीन लक्ष्य, और हाथ में खिंची भाग्य की लकीर हो जाती है दूसरे के हाथ में स्थानांतरित। इस बीच तुम सूखे मेवे और ताज़ा फल खाते रहे हो अनुकंपा के जूते पहने हुए। अगली कविता है ताइवान। तो मैं ताइवान में 9 वर्ष तक रहा हूँ और मैंने वहाँ के शहरों, लोगों, संस्कृति आदि के बारे में कविताएं लिखी हैं और ये उन्हीं में से एक है। जैसे किसी ने उठाकर रख दिया हो राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना में लगभग 10.5% जितना बड़ा जमीन का एक टुकड़ा पानी के बीचों बीच, कि जाओ सहो थपेड़े, भूकंप और समुद्री तूफान पर रहो अडिग। जाओ और पता करो पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के नमक के स्वाद का फर्क। नाम भर बदल जाने से कितना बदल जाता है पानी का स्वभाव, कितना अशांत रहता है प्रशांत महासागर का दीर्घमन। पानी में पानी से लड़ाई करता शकरकंद जैसे मानचित्र वाला यह देश फिर भी रखता है मिठास इतने सारे खारेपन के बावजूद। अगली कविता है सबसे खुश दो लोग। लड़के और लड़की की अपने अपने घरों में इतनी भी नहीं चलती थी कि पर्दों का रंग चुनने तक में उनकी राय ली जाती। उनकी जेबों की हालत ऐसी थी कि आधी आधी बांटते थे पाव भाजी, अतिरिक्त पाव के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अभिजात्य सपने देखने के मामले में बहुत सक्रिय थी उनकी पुतलियां। फिर भी वे शहर के सबसे खुश दो लोग थे, क्योंकि वे घास के एक विस्तृत मैदान में धूप सेकते हुए आंखों पर किताब की ओट कर कह सकते थे कि उन्हें प्रेम है एक दूसरे से। अगली कविता है कवि और कच्चा रास्ता। कितना उपजाऊ है वह कच्चा रास्ता जो कवि के घर के सामने से गुजरता है। वहां दृश्य और कविताएं उगती हैं। किसी भी लिहाज से डामर से लिपी पुती चमकती सड़क से अधिक भाग्यशाली। दिन भर जीवन के कई दृश्य ताकता है वहीं से कस्बे का कवि। कच्चे रास्ते का कवि कच्चे रास्ते से चुनता है कविता के कंकड़।
देखता है हर रोज कमर पर बच्चा टिकाए एक दिन का राशन खरीदने जाने वाली औरत को, जिसकी साड़ी के छींटे स्वाभिमान के रंग से पगे हैं। कभी उड़ आता है धुएं के साथ गिनती भर मसालों से बघारी सब्जी का स्वाद। दिन खत्म होने के बाद रोड लाइट की पीली उदास रोशनी में थके मजदूरों को लौटते देखता है। रात गहराने पर आवारा कुत्तों की धींगा मुश्ती का गवाह बनता है। कभी जो तस्वीरें खींचने लगा है कुछ दृश्य कैमरे में उतार लेता है, जिन्हें देख लोग लिखते हैं कविताएं। कुछ दृश्य कोई गंध सिर्फ वही सहेज पाता है। हर दृश्य का मर्म कैमरा नहीं पकड़ पाता। किसी कैमरे का रेजोल्यूशन कवि के मन जितना कहाँ। अगली कविता है अदृश्य। निरर्थक को सार्थक और सार्थक को निरर्थक मान सकना फिलहाल यही परम सत्य है मेरे लिए। मैं अदृश्य हूँ फलक से, समुद्र तल से, किनारे से, पहाड़ से, मैदान से, रेत से, हर उस जगह से जहाँ मैं होता आया हूँ उपस्थित, मैं अब अनुपस्थित हूँ। कभी कभी अपना सारा मनुष्यत्व निचोड़कर आप जो दे सकते हैं वह है अनुपस्थिति, जो पा जाते हैं वह है आत्मानुभूति। रहस्यात्मक होने के तरीकों में से इस समय मैं चुप्पी के मुकाम पर हूँ। मैं अदृश्य हूँ, नष्ट नहीं हो गया हूँ। अगली कविता है भेड़। भेड़ों में नहीं होता सही नेतृत्व चुनने का शऊर और चुने हुए गलत नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का साहस। इतिहास बताता है इंसानों में भी ये गुण यदा कदा ही देखे गए हैं। सर्वप्रथम शऊर और हिम्मत की ग्रंथियां टटोलकर दुरुस्त करने के बाद अनुशासन का पाठ इंसान को भेड़ों से सीखना चाहिए। अगली कविता है बनाए रखे दादी। बातचीत में आधे समय आशीर्वाद देने वाली दादी बनाए राखे से करती थी आशीर्वाद की शुरुआत और धर धर के भूलियों पर रुकती थी। वे हमें हमारी उम्र भर के लिए दुआएं दे जाना चाहती थी। भाषाई अपभ्रंश की वजह से गांव की औरतें उन्हें बोलती रही त्रिवेणी। वर्षों तक मैं यही उनका नाम समझता रहा, पर उनका नाम त्रिवेणी था। वे पानी पानी में अंतर पहचानती थीं। दादी मानती थी अभिव्यक्ति की आज़ादी में मन को कोई बात अच्छी लगे या बुरी उचित समझती थी कह देना। यह अंत तक रहने वाली आदत थी। अपनी अंतिम अनुभूति में उन्होंने कहा था कि मैं मर रही हूँ पर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। फिर सांस सांस का संघर्ष करती पथराती जाती आंखों के साथ धीरे धीरे वे होती गईं शांत, जैसे किसी गुफा में गूंजता हुआ नाद अवमंदित कंपन वन विलीन हो जाए। हमारे दिवंगत पिता की स्मृति में हम भाई बहनों को उड़ती चील का अंडा कहने वाली दादी हमारी आदतों, हरकतों, मस्खरी, चेहरे और आवाज में अपने पुत्र का अक्स ढूंढती रहने वाली दादी उड़ गई अपने पुत्र के पास। वह स्वयं को कौन सा पक्षी मानती, यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया। अगली कविता है एक पहिए की साइकिल वाला बच्चा। एक धुरी पर घूमती है सारी पृथ्वी, यह बेहद मामूली लेकिन जरूरी पाठ मुझे फिर से याद आया था उस ताइवानी बच्चे को देखकर जो निकल पड़ा था चिंगहुआ यूनिवर्सिटी के ठीक सामने की व्यस्त सड़क पर अपनी एक पहिए की साइकिल लिए। जैसे टाइफून के अभ्यस्त इस शहर में उड़ रहा हो एक पक्षी टाइफून के दौरान। उस बच्चे के लिए सड़क के सवारों ने ले लिया था विराम। थम गई थी जल्दी जल्दी की बदहवास दौड़, ताकि एक बच्चा जी सके अपने स्वप्न को उन्मुक्त होकर। एक पहिए की उसकी सवारी में समाया था जल, थल और नभ तीनों की यात्राओं का आनंद। उस दिन मैंने देखा था कागज की नाव को नूह की नाव बनते हुए। उस दिन उस बच्चे की वजह से मुझे याद आया एक और बच्चा जो बरसों पहले बिल्कुल अलग परिवेश में ऐसी ही स्वप्निल उड़ान पर था, जो एक छोटे से गांव में दौड़ा जा रहा था। लकड़ी से ठेलते हुए साइकिल के एक पुराने टायर को बेखौफ पोखर से लौट रही नुकीले सींग वाली मरखनी भैंसों से बेखबर अपने से आधी ऊंचाई की बकरियों के झुंड से। वह उसका पहला अनुभव था दुनिया को एक पहिए की धुरी में समेट लाने का। और एक कविता जो कि कहा गया है कि नई कविता सुनानी है, तो ये नई कविता है जो तद्भव के ताज़ा अंक में प्रकाशित हुई है। इसका शीर्षक है उस शहर का रंगरेज केवल काला रंग खरीदता है।
जिस जगह जिस किस्से पर पहुंचकर हो जाती है मेरी सारी रचनात्मक सामर्थ्य सुन, वह है बचपन में देखा एक शहर का जीवन। आप चाहें तो इसे मान सकते हैं मेरे बाल मन की सीमाएं। ओह, कितनी खुजली, कितनी एलर्जी, कितने विचलित करते दृश्य। नालियों में मल त्यागते बच्चे, मैला ढोती स्त्रियां, युगों से पानी का इंतजार करते परिवार, हवा और नमकीन पानी फेंकता नल, हर बार और ज्यादा उदास करता सूर्यास्त, चोरी किए जा चुके गटर के ढक्कन, मच्छर भगाने की ऑल आउट की डिब्बी में भरी हुई हींग, मंदे धंधे वाली दुकानों पर अखबार पढ़ने आए लोग, हलवाई से दही का तोड़ कढ़ी बनाने को मुफ्त ले जाते लोग, माँ बहनों के सामने माँ बहन की गाली देते बेटे भाई, नाक से भजन गाती लड़कियाँ, 14 साल की लड़कियों को ब्याह लायक पुकारती बुढ़िया, मायके आई बेटियों से कछु है का पेट में पूछती माएँ, पार्ले जी खाती नव प्रसूताएं, दरवाजे की ढीली चिटकनी पर खींचती नव विवाहिताएं, अंग्रेजों को इंग्लैंडियन बोलता पकौड़ी वाला, बेड़ई खाकर बिना पैसे दिए भागते बच्चे, पेड़ के नीचे ग्राहक बिठाकर दाढ़ी बनाने वाला नाई, बिजली बचाने को गर्मियों में छेदों वाली मच्छरदानियां लगाकर छत पर सोते पसीने में लथपथ लोग, भूले भटके कभी दिख जाता उन्हें कोई सपना तो उसमें सरकारी राशन की दुकान खुली मिलती थी, वहां मिट्टी का तेल और चीनी उपलब्ध होती थी। यही उनकी ईश्वर से फरियाद की सीमा थी। वहां न समाजवाद था न वैश्वीकरण। दुनिया छोड़िए, वहां तो उसी शहर का संभ्रांत समुदाय भी पांव नहीं रखता था। वह कच्ची उम्र थी जब मैंने उस शहर को जाना। एक पितृहीन बच्चा अनिश्चितता के अंधकार में संभावनाएं ढूंढता और वह शहर अंधेरे को और घटाटोप कर देता। कभी गरीबों का पक्ष रखता है लेकिन उनकी उम्मीदें जिंदा रखता है। एक सपनों का शहर होता है, एक सपनों का गला घोट देने वाला शहर होता है। वह शहर मोहम्मद अजीज के दर्द भरे गीत सुनता है, उस शहर का रंगरेज केवल काला रंग खरीदता है। शुक्रिया। ये स्वप्न के बाहर पांव संग्रह पर एक छोटा सा वक्तव्य है, इसमें ही अंतर्निहित है कि मैंने इस संग्रह को क्यों चुना। स्वप्न के बाहर पांव की कविताएं सबसे पहले मेरा ध्यान अपनी खास तरह की विमर्शात्मक और संश्लिष्ट बनावट के नाते आकर्षित करती हैं। इन कविताओं से ज़्यादातर इंद्रियों के स्तर पर नहीं बल्कि बुद्धि के स्तर पर तादात्म्य स्थापित होता है। तमाम कविताओं में एक किस्म का वैचारिक संवेग अंतर्धारा की तरह प्रवाहित है। वे हमें तन्मय बनाने की बजाय ठहरकर सोचने पर बाध्य करती हैं, हमें आत्मचिंतन की अवस्था में ले जाती हैं। वे मानो हमारे विवेक को संबोधित हैं, उसी को उत्प्रेरित उत्दीप्त करती हैं। लेकिन उनकी यह विमर्शात्मकता तर्कमूलक और एक रैखिक नहीं है। उनका तर्क एक तरह के अमूर्तन में विघटित होकर उसकी भूरचना को टोपोलॉजिकल बनाता है, जो हमारे पढ़ने को, हमारे अवबोध की गति को बार बार झटके देकर बहुदिशात्मक बनाती है, हमें एक साथ कई दिशाओं में सोचने को प्रेरित करती है। यही वह चीज़ है जो इनकी बनावट को संसृष्टि प्रदान करती है, जो यथार्थ के सामान्य ज्ञानात्मक विन्यास को उसकी बहुस्तरीय, जटिल और विक्षिप्त प्रतीत होती बनावट से जक्स्टापोज करती है। यही वजह है कि इन कविताओं को पढ़ने के बाद हमारा रोज़मर्रा परिचित यथार्थ एक अप्रत्याशित, अपरिचित शक्ल में उभरता है, जिसे ग्रहण करने के लिए पाठक को स्वयं यथार्थ की अपनी समझ को पुनः समायोजित करना होता है। यथार्थ को लेकर पाठक की जड़ीभूत अभ्यस्ती, समझ और अवबोध को मूलगामी चुनौती देने की कोशिश करने वाली ऐसी कविताएं प्रिया वर्मा की पीढ़ी में बहुत कम दिखाई देती हैं। अभी मैंने विक्षिप्त बनावट की बात कही है। इन कविताओं के संदर्भ में इस पर थोड़ी सी बढ़त जरूरी है। मैं किंचित अतिरंजना करते हुए कहूँगा कि हिंदी कविता उत्तरोत्तर एक तरह की स्वस्थ मनस्कता, सैनिटी की ओर बढ़ती चली गई है। जिस अनुपात में वे प्राणी हमारी सभ्यता से, हमारे शहरों से गायब होते चले गए हैं, जिन्हें विक्षिप्त कहा जाता है, उसी अनुपात में वह चीज़ भी हमारी कविता से गायब होती चली गई है जिसे विक्षिप्तता कहा जाता है, और जो मेरी दृष्टि में हर महान कविता का एक लक्षण है। कह सकते हैं कि स्वस्थ मनस्क विमर्शों की सभ्यता में
कविता एक विक्षिप्त उपस्थिति है। वह अपने विन्यास से स्वस्थ मनस्कता की हमारी अवधारणा को चुनौती देती है। इस दृष्टि से प्रिया वर्मा की कविताएं विक्षिप्तता का पुनर्वास करने का प्रयत्न करती हैं। महज इस अर्थ में नहीं कि उन्होंने पागल पर केंद्रित विस्मयादि बोध जैसी सुंदर कविता लिखी है, बल्कि इस अधिक गहरे अर्थ में कि इन कविताओं में अवबोध और अभिव्यक्ति दोनों ही स्तरों पर स्वस्थ मनस्क विन्यास का प्रतिरोध और विक्षेप की भंगिमाएं हैं। जैसा कि मैंने संकेत किया, स्वप्न के बाहर पाँव की कविताओं के सरोकारों के दायरे में हमारा आम रोज़मर्रा यथार्थ है, और यह आम रोज़मर्रा बहुत विपुल है, जैसा कि अशोक वाजपेयी ने भी इसके विलर पर संकेत किया है। इस कविता का वितान बहुत विस्तृत है। ये कविताएं किन्हीं महत् विषयों या असामान्य अनुभवों पर केंद्रित नहीं हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे अनुभव, अनुभूतियाँ, पर्यवेक्षण, अवबोध हैं, लेकिन ये अनुभूतियाँ, अनुभव, पर्यवेक्षण और अवबोध जिस तरह इनकी सूक्ष्मता और विश्लेषणात्मकता में साधे गए हैं, उससे समूचे संग्रह में व्याप्त इनका यह लाघव एक गौरव का आयाम हासिल कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कविताओं में रोज़मर्रा यथार्थ के संदर्भ हैं, लेकिन वे संदर्भों की तात्कालिकता का अतिक्रमण कर अनुभव को उसकी सार्वकालिकता, सार्वभौमिकता की दीप्ति में पकड़ने का उद्यम करती हैं। एक और खासियत इन कविताओं की, और वह है इनमें अभिधा का अतिक्रमण। बावजूद इसके ये ज़्यादातर अभिधा में ही निबद्ध हैं और इस स्तर पर पर्याप्त बोधगम्य हैं, लेकिन इस अभिधा को तजे या उसका तिरस्कार किए बगैर और अन्योक्तियों और रूपकों का सहारा लिए बगैर ये कविताएं अपनी व्यंजनाओं में खुलती हैं, कभी कभी उत्प्रेक्षाओं में भी। इस अर्थ में इन कविताओं में स्त्रीत्व की शक्ति, कविता में निहित स्त्रीत्व की शक्तियों यानी भाषा की शक्तियों के आह्वान और पुनरान्वेषण में निहित है। वे कहती हैं, जब मैं गिरूं कविता की किसी पंक्ति पर अटक जाऊं। प्रसंगवश यहाँ उपयुक्त उपमा में निहित लाघव भी द्रष्टव्य है, जैसे केसों में अटक जाता है बर्फ का रेशा या आंखों में अटक जाता है धुएं में नहाया दृश्य। वे शब्दों में अनुप्रास, यमक या श्लेष का और अर्थों में रूपक और उपमा का सहारा लेने की बजाय विरोधाभास का सहारा लेने की आकांक्षा करती हैं। वह विरोधाभास जो यथार्थ का एक महत्वपूर्ण लक्षण और उसके काव्यात्मक अवबोध की एक बहुत बड़ी शक्ति है, हालांकि जिसे समकालीन विमर्श से देश निकाला दे दिया गया लगता है। इस विरोधाभास को इन कविताओं में बहुत जतन से साधा गया है। संग्रह की ज़्यादातर कविताएं आत्मनेपद हैं। उनका आख्याता मैं है, एक स्त्री में, जो जब तक तुम एक पुरुष को संबोधित है। यह मैं कहीं भी कातर, हीन, आत्मदया से ग्रस्त नहीं है। उसमें स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मगौरव का और कभी कभी विद्रोह का भाव है, और उस लाघव का भी जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया है, बर्फ का रेशा और धुएं में नहाया दृश्य। लेकिन उसमें दम्भ नहीं है, और न ही जिस तुम को यह मैं जब तक संबोधित होता है वह तुम आरोप के, रिटॉरिक के का लक्ष्य है। इसकी बजाय वहाँ गहरी करुणा, संवेदना और सह अनुभूति है। वहाँ मैं और तुम को, आत्म और अन्य को, निजी और सामाजिक को, इनके द्वैत में इनकी बराबरी पर पाने की आकांक्षा, और जब तक इनके द्वित्व और द्वंद्व और गैर बराबरी को होने को लेकर क्षोभ है। फिर ये आत्म और अन्य, स्त्री और पुरुषों या कवि और पाठक। इस संग्रह की कविताएं विशेष रूप से स्त्री पुरुष संबंध और इस संबंध की उस संघटना जिसे प्रेम कहा जाता है कि प्रदत्त स्थिति का सामना करती, उससे जूझती, उलझती और जिरह करती कविताएं हैं। लेकिन इस जूझने, उलझने और जिरह करने के लक्ष्य पर सिर्फ अन्य नहीं, स्वयं में भी है। वे मानवीय संबंधों को दिए गए नामों को भेद कर इन संबंधों के आधारभूत सत्व यानी मनुष्यत्व पर बल देती कविताएं हैं। जैसा कि इस कविता में कहा गया है, मैं और वह पुरुष साथ चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खींच रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, हाथ भी थाम ले रहे हैं, तेज गाड़ी आती है तो दूसरे को बचा भी रहे हैं, शिकायत करते हुए झगड़ भी रहे हैं, मना रहे हैं, रूठ रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आसपास देखते हुए भी हम आसपास से बेखबर हैं। यह पहेली नहीं कि तुम या कोई तृतीय आकर बूझे कि हम एक दूसरे के कौन हैं। क्या इतना काफ़ी नहीं कि हम दो मनुष्य हैं, और क्या इतना काफ़ी नहीं कि हम दो पशु नहीं हैं, एक नर व एक मादा। यह समानुपातिक मनुष्यता और इसकी परंपरा की रचना ही इन कविताओं का अन्वेष्य है। इस वक्तव्य के अंत में मैं लगभग उसी बात को दोहराऊंगा
जो मैंने अपनी अनुशंसा के अंत में कही थी कि स्वप्न से बाहर रखा गया उनका पाँव, उनका जलता हुआ पाँव उस थरथराते हुए सीमांत पर टिका हुआ है जहाँ कल्पना और यथार्थ, अनुभूति और विचार, अंतर और बाह्य, मैं और तुम जैसे अनेक द्वैत परस्पर अतिव्याप्त और अंदर गुम्फित हैं। धन्यवाद। सभी को अभिनंदन और धन्यवाद सर। पहली कविता जो मैं अपने संग्रह से पढ़ रही हूँ, कोई क्रम नहीं है, जो समझ में आती जाएगी मैं पढ़ती जाऊँगी। विस्मयादिबोध। एक महीना क्रम से लुढ़क आता है और बढ़ जाती है शहर में सड़क पर घूमते विक्षिप्तों की बड़बड़। पागलों की गणना कौन करता है? यूं भी पागल खाना हर शहर में नहीं होता। मैं हर दिन देखती हूँ अपनी तरह का नया पागल, आदमी, औरत, वो बच्चा नहीं, दुनिया की परिधि से खूंटा तोड़कर भागा एक भगोड़ा। घर की नुकीली बाड़ी से छिड़ी धोती, फटा ब्लाउज, बोरिया बिस्तर, लाल फीता और रबड़ की घिसी चप्पल में बिस्लेरी की बोतल घुसाए आवारा औरत। सालों तक एक शहर में भटक लेते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह की तरह, और फिर किसी दिन गप से गायब हो जाते हैं। जाने क्या कहकर आसमान को कोसते हैं और मुस्कुरा देते हैं। धूप और बारिश में छाया की चाहना भूल जाते हैं। उनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं, उनकी हेल्पलाइन नहीं, लाइफलाइन नहीं, लेकिन अब भी परमात्मा में बची है उनकी आत्मा। किसी मंदिर मजार से बटोर लाते हैं सिक्के, चमकदार पन्नियां, खाली लिफाफे, फूल। अपना शरीर सजा लेते हैं। शायद शरीर ही उनकी पहचान है। शायद शरीर ही उनकी पहचान की जगह है जहां वे रह सकते हैं बेरोक टोक। वे इसे पहन लेते हैं, बारिश में भीगे कपड़े सा इसी को निचोड़ लेते हैं, ठंड में इसे ही सिकोड़ कर ओढ़ते हैं और रात होने पर इसे ही फैलाकर बिस्तर बिछा लेते हैं। मुख्य सड़क के डिवाइडर पर जहां कभी एक सांड चढ़कर खड़ा रहा और देखता रहा दोनों तरफ भागते जल्दबाज होशमंद लोगों को, वहीं ये इतने मंद पड़ चुके हैं कि किसी की जल्दबाजी पर इनकी हंसी नहीं छूटती। जो जैसा चलता है ये लोग उसे वैसा चलते रहने देते हैं। वे बखूबी जानते हैं कि किस तरह करार कर दिया जाता है कुछ लोगों को पागल। एक और कविता है नागरिकता के नाम पर। जाएंगे कहाँ वे लोग, जाएंगे कहाँ वे लोग जो कहीं दर्ज नहीं हैं। क्या होगा अगर अचानक किसी दिन पूरे नक्शे को आग लग जाए और पहचान पत्र ही नहीं, सारे रिकॉर्ड्स भी जला उनकी राख से बर्तन मांज लिए जाएं। क्या हो अगर किसी दिन मेरा समुदाय मुझे ही पहचानने से कर दे इनकार, या मेरे कदम किसी ऐसे क्षेत्र में पड़ जाएं जहां मेरी भाषा सबसे अबूझी हो। कहाँ जाएंगे हम अगर हमारे पास नागरिकता के नाम पर केवल चमड़ी की पहचान, आँखों का रंग, तुर्श या चपटी नाक, सीधे भूरे या काले बाल रह जाएंगे। क्या होगा अगर हम पहुंच जाएंगे किसी दूसरे कबीले की हद में और वो हमारे इस संदिग्ध अपराध के विपक्ष में फैसला सुनाकर हमें सलीब देंगे। आखिर एक आदमी और एक औरत के संसर्ग ने सभी को रक्त और वीर्य से भ्रूण और फिर भ्रूण से बनाया है आदम। क्या पृथ्वी से बाहर फेंक दिए जाएंगे हम किसी निर्वात में? एक और कविता है विरोधाभास, जिसका जिक्र मदन सोनी जी ने भी किया था। जब भी गिरूं कविता की किसी पंक्ति पर अटक जाऊं, जैसे केशों में अटक जाता है बर्फ का रेशा या आंखों में अटक जाता है धुएं में नहाया दृश्य। जब भी गिरूं अपने बूढ़े प्रेमी के एक सपने में भटक जाऊं और रेत के तूफान में फंसकर घर तक वापसी का रास्ता भूल जाऊं। जब भी गिरूं उलझन के विलोम में उलझी रहूं,
कानों के बजाय पन्नों में आप बीती कहूँ, और दिन रात से अलग किसी कहानी में अंश अंश घट कर बीत जाऊं। मेरे गिरने पर बूंदों का संगीत न उपजे, न मेरे हिस्से की भूमि पर झिंगुरों का ताल बजे। अंतिम बार अगर सुई की नोक पर भी बची रह जाऊं तो कहूं, मैं कागज पर कई दशकों से सांस लिख रही थी और कागज बचा रह गया, सांस चहक कर खत्म हो गई। जैसे कभी केशों में अटक कर रह गई हवा से मैंने कुछ उधार लिया था, सो चुका दिया। जैसे मेरे पास इस परीक्षा में उत्तर लिखने को इतने पक्ष थे जो पूरे हो गए। गिरूं तो शब्दों में अनुप्रास, यमक या श्लेष न रहूं, अर्थों में रूपक और उपमा से छिटक कहीं और जा गिरूं। सिद्ध कर जाऊं कि जीवन हो या हो प्रेम, सुंदरता के अपने अर्थों में चारों दिशाओं में केवल एक अलंकार है, विरोधाभास। इस संग्रह से अंतिम कविता पढ़ रही हूँ। उदार मना नहीं, इतना उदार मन नहीं चाहिए, इतना उदार मन नहीं चाहिए कि जिस प्रेमी ने जाते समय कहा तुम्हें वेश्या, उसे कहना चाहिए धन्यवाद। आगे बढ़कर पड़ जाना चाहिए नए प्रेम में, नए प्रेमी के साथ। धता बताना चाहिए आसमानी शुचितावाद को, जो तुम्हारे हिलोर भरते समुद्र को एक पोखर समझता, रेत किनारे बिच्छू सा रेंगता रहा। दंश के अभिमान से होता रहा भारी उसका गर्वित डंक। उस सूर्य की ओर खुलने वाली खिड़की को बंद कर दो, जो तुम्हारे पानी को सोखने के लिए उतर आया जमीन पर एक दिन। तुम्हें बताकर गया, चखकर तुम्हारी देह कि इतना नमक है इसमें जिससे संसार की सब अन्न का भंडार पकाया जा सकता है। एक अधीर प्रेमी के कामुक संस्करण से गुजर जाने के बाद स्वादिष्ट हुई है जितनी यह देह। पानी में छवि देखकर तो बताओ वही पुरानी नगर वधू की रीत। फूलों से इस मंडप को सजाओ, कोई ऋतु हो, बसंत के गीत लिखो और गाओ, झूमो और पुनः लजाओ। आम्रपाली की कथा बाचो परिव्राजक, और अब कहो कि तुम्हारे डर को मिट जाना चाहिए। उस गलबंध को कहूँ मैं कैसे धन्यवाद। मुझे इतना उदार मन भी नहीं चाहिए। आषाढ़ में बसंत के गीत क्यों गाने चाहिए? होना चाहिए वर्तमान को निर्लिप्त और भविष्य को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए। समझना चाहिए कि जो बीता वह दृश्य का आखेट था, और आखेटक को कैसा धन्यवाद। अब एक नई कविता पढ़ देती हूँ जो अभी प्रकाशित नहीं हुई। देती हूँ क्यों कहा? पढ़ रही हूँ। तुम मुझे हर जगह दिखते हो, अब तुम मुझे हर जगह दिखते हो। हर अत्याचार में मैं तुम्हें सोचकर सिहर उठती हूँ। हर घटना मेरे रोंों से खाल के भीतर पहुँचती हुई लगती है मुझे। लगता है मेरे नाखूनों पर कीले घोंप कर मैं सलीब को ढोते हुए एक मेले में खो गई हूँ। लगता है कोई डरावना सपना देख रही हूँ, या कि भरमाई हुई तस्वीर के अंदर किसी मुंडेर पर तुम्हें बैठाकर भूल गई हूँ। लगता है धक्का, हर बार धक्का मुक्की में देखते हुए एक लंबी कतार को। लगता है तुम अभी मेरे गर्भ में हो और मेरा 7वां महीना चल रहा है। 7 मासे में पैदा हुए बच्चों को बचाना कितना मुश्किल होता है। लगता है कि इन सब बातों का मर्म मैं कैसे पहुंचा पाऊंगी तुम तक। इसलिए 2 और माह तक तुम्हें अपनी देह की ओट में छिपाकर इन तमाम क्रूरताओं से बचाना चाहती हूँ। ये ठीक तो नहीं है कि तुम्हें बहुत ही कड़वी और जहरीली इस सदी में नीली पड़ती दुनिया में लाने का अपराध मेरा ही है, पर मैं जब तुम्हारे जितनी थी तब मेरे जितनी चिंता मेरे लिए करने वाला न तो ये युग था, न समाज, न परिवार। देखो तो कितनी दूर आ गए हम दोनों एक दूसरे को थामे हुए। लोगों को देखो तो ये हमें इस धुंधलके में प्रेमी प्रेमिका ही समझने लगे हैं।
उन्हें समझ नहीं आ सकेगा कि कदमे छोटी धुंधली सी छाया जो अब लगभग मिटने को है वह तुम्हारी माँ है, और तुम्हें इस घुप अंधेरे में अकेला छोड़ते बहुत घबराती है, पर चाहे अनचाहे ही सही तुम्हें घायल होने से बचा नहीं सकती। क्या करेगा, तुम्हें बड़प्पन सिखाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारी थामी हुई उंगली को धीमे से समेटकर तुम्हें आगे बढ़ता देखते रहे। धन्यवाद। मित्रों, सच्ची बात यह है कि मैंने शचीन्द्र को जो पुरस्कार के लिए चुना वो एक पंक्ति के कारण चुना, और वो पंक्ति मैं पहले पढ़ता हूँ क्योंकि ऐसी पंक्ति आसानी से नहीं लिख सकता। उसमें वो एक तीली की तुलना एक दुबले मनुष्य से आदमी से कर रहे हैं, और उसमें लिखा है कि दुबली पतली जिसकी खून लाने ले जाने वाली नसें भी नहीं दिख पा रही, वजन हवा से भी हल्का, धूप या रोशनी में परछाई बनने के लिए अपर्याप्त शरीर। तो हमने जब ये पंक्ति पढ़ी तो हमको एक याद आई यहूदा अमीखाई की पोएम। यहूदा अमीखाई इजराइल के बहुत बड़े कवि हैं, और ऐसे कवि हैं जो जियोनिज्म से काफ़ी चिढ़ते थे, हालांकि अगर वो ना भी चिढ़ते तो कवि तब भी बड़े थे। उनकी एक कविता है कि मिस्टर बेरिंगर इज क्रॉसिंग द ब्रिज, ही हैज़ ग्रोन थिन, ही हैज़ लॉस्ट हिज सन्स वेट, क्योंकि उनका बेटा युद्ध में मर गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई भी कवि या लेखक सारी उम्र भाषा पे शोध करता रहता है। वो लगातार सोचता है कि जो वाक्य वो लिख रहा है अपनी कविताओं में, कहानी में, उपन्यास में, उसे कितना संक्षिप्त और कैसे सुंदर और कैसे बिल्कुल व्यंजना से भरा हुआ बनाया जा सके, इसके लिए उसको ताउम्र काम करते रहना पड़ता है। हालांकि ये सच है कि कविता लिखने की प्रेरणा उसको कहाँ से होती है ये कोई जानता नहीं। आप सब सुधी जाने, आपने सुना होगा गालिब को कि आते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, कि वो तो गैब से आते हैं। लेकिन कुछ जो कवि जीवन भर भाषा पर काम करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, शोध यानी पीएचडी वाला शोध नहीं, मैंने तो अपनी एमडी तक नहीं की मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हुए, बाकायदा इसलिए नहीं की कि मुझे लगा फिजूल है इसको पढ़ाना, अच्छा पढ़ाने के लिए एमडी करने की क्या ज़रूरत है। तो वो शोध करते जो मुझे नज़र आते हैं जो कवि, मेरी उनके प्रति बड़ी आसक्ति है। और शचीन्द्र ऐसे कवि मुझे लगे कि जिनकी कविता जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि जब वो एक ही किस्म के वाक्य पर दोबारा आते हैं किसी बात की कविता में, तो वो बेहतर वाक्य बनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इन सारी कविताओं में उनके सारे वाक्य बेहतर हैं, उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि मैं ये बहुत गहराई से मानता हूँ कि पुरस्कार उन कवियों को देना चाहिए, अगर वो युवा हैं, युवा पुरस्कार, जिनमें सामर्थ्य हो और जिनकी कविता पढ़ते हुए आपको लगे कि अगर इसको ऐसा कर देते तो ये बेहतर हो जाती, जिसकी कविता को पढ़ के लगे कि इसमें सौंदर्य या व्यंजना की शक्ति की सामर्थ्य उससे अधिक थी जितनी ये कवि ला पाया है, लेकिन ये ले आएगा, आगे चल के ले आएगा। ये बात जिस कवि में नजर आती है वो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी हम युवा लोगों को पुरस्कार देते हैं तो हम इस उम्मीद से देते हैं कि वो आगे इन दिशाओं में कुछ काम करेंगे, लेकिन वो दिशाएं दिखना चाहिए कविता में।
ये दिखना चाहिए कि ये कवि कुछ लगा हुआ है, कुछ करने में लगा हुआ है, समाज बदलने में नहीं लगा हुआ है। वो तो कविता लिख के ही करेगा, अगर करना है तो उसको सीधे तो कैसे कर लेगा। लेकिन अगर ये उसमें लगाव है गहरा कि वो अपनी कविता पर निरंतर शोध इस तरह करता चलता है कि वो अपनी कविता को ज़्यादा रसयुक्त, ज़्यादा ध्वनि युक्त और ज़्यादा औचित्य, जैसा आनंद ने कहा, औचित्य का मैं थोड़ा अलग रख लेता हूँ, उससे बनाता चल रहा है, तो ये उसके लिए एक ऐसी बात है मेरे लिए जो जिसके लिए उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। शचीन्द्र की जो कविताओं में जो एक बहुत ही अनूठी बात है जो आजकल मुझे कम कवियों में दिखती है कि ये विचार नहीं लिखते। अच्छा, विचार लिखना मैं ऐसा समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँगा, पढ़ा लिखा होने के कारण भी शायद, कि उतना कठिन नहीं है, लेकिन उसको इंद्रिय गम्य बना देना, इंद्रिय गोचर बना देना किसी चीज को, या उसी में विचार को देख लेना, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसी रचनाएं लिखें जिनकी व्यंजना में कोई जिसमें ध्यान की, विचार की कोई जरूरत ही ना पड़े, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसी कृति जो अपने चारों तरफ या अपने भीतर से उठते मनोभाव में को इस तरह पकड़ती है कि उसमें से विचार स्वतः उत्पन्न होता रहता है। और ऐसी कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं शचीन्द्र ने निश्चय ही लिखी हैं इसमें। दूसरा, इसने शचीन्द्र की कविताओं में कविता का अपने धर्म पर बहुत विचार है। कुछ कविताएं ऐसी हैं जिसमें वो पूछ रहा है या जानना चाह रहा है कि कविता से क्या होता है, अनुपस्थिति को मैं उपस्थित कैसे करूं। मैं सुनाता हूं। जो अनुपस्थित है वह कैसे हमें दिखाई देंगे, जो अनुपस्थित हैं वो कैसे हमें दिखाई देंगे, इसकी कोई तरकीब हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है उनके न दिख पाने भर से उनके न होने का भाव, उनके होने का भाव खत्म हो गया। पर जरूरी है हम कभी महसूस कर पाएं जितने लोग देख रहे हैं उससे कई गुना लोग इन आंखों से नहीं दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, अगर आप याद करें तो दरअसल लेखन का या कलाकृति का काम ही जो नहीं दिख रहा है उसको दृश्य बनाना है, जो नहीं सुनाई दे रहा है उसको सुनाई देने की स्थिति में ला देना है। एक तरह से जो प्रूस्ट बड़े महान उपन्यासकार हुए और उनका एक एक वाक्य ऐसा सुंदर है कि हमारे बहुत सारे कहानीकार दुनिया भर के वो एक वाक्य ना लिख पाए, इतना बढ़िया लिखते थे वो। उन्होंने एक बात कही है कि जो एक लेखक है वो जीवन और मृत्यु के बीच की जो सीमा रेखा है उसके आर पार तस्करी करता है। उसका काम ही अनुपस्थित को उपस्थित बनाना है। तो शचीन्द्र ये खुद से सवाल इस कविता में पूछ के इसकी आगे की संग्रह की कविता में इसका बहुत सुंदर जवाब खुद देते हैं। जहाँ एक अपने चाचा जिनकी मृत्यु हो गई है उन पर एक लंबी सी कविता लिखी जिसमें पूरा उनके जो अनुपस्थित चाचा हैं उनके जीवन को दोबारा ये साकार कर देते हैं। तो फिर से ये एक बात, बड़ी बात है जो इन कविताओं में है। इतनी बड़ी नहीं कि उनको महान कवि कहा जाए, लेकिन इतनी बड़ी जरूर कि वो इस रास्ते पे चलें तो बेहतर कवि जरूर हो जाएंगे। वो ये कि उनको ये एहसास है कि कविता का धर्म यानी एथिक्स,
धर्म में वो धर्म नहीं जिसको हम सुबह शाम सुनते हैं। धर्म यानी एथिक्स, उसका वही लिटरल अर्थ भी है। वासुदेव शरण अग्रवाल की किताब में धर्म का वास्तविक अर्थ नाम का एक निबंध है, उसे अवश्य पढ़िए। साहित्य अकादमी से वो किताब छपी है, उसमें संयोग से ये लेख 2 बार छप गया है। तो कवि का धर्म, कविता का धर्म जो कवि जानता है, जो उस कवि को यह एहसास है कि साहित्य का, कलाओं का ये धर्म है कि वो अनुपस्थित को उपस्थित करने का काम करते हैं, वो कम से कम उस राह पे तो जरूर चल रहा है जो उसे बहुत सुंदर कविता तक ले जाएगी। अंत में एक कहानी से करता हूँ जो सचिंद्र जी के लिए है। हमारे एक मित्र थे, हालांकि थे कहना ठीक नहीं है, और उपस्थित होके भी उपस्थित हैं, वो नवज्योति सिंह उनका नाम था, बहुत ही महान दार्शनिक थे। उन्होंने एक कहानी सुनाते थे, मैं उनको ये कहानी मैंने अनेक मर्तबा सुनाई है, आप में से कई ने सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए पहली बार सही। वो ये थी कि एक बार एक राज्य था जिसमें कोई व्यक्ति असमय नहीं मरता था। एक बार एक व्यक्ति असमय, उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई, तो वो राजा के पास गया और राजा से उसने कहा कि साहब हमारे बच्चे की असमय मृत्यु हो गई, जरूर आपके राज्य में कुछ अधर्म यानी अनएथिकल हुआ है। तो राजा ने पता लगाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उसने क्या करता राजा, तो उसका नाम था भयजीत, तो उसने परलोक पर हमला कर दिया। परलोक यानी स्मृति लोक, कल्पना लोक, जो हम लोग अपने सिर में लिए घूमते हैं। परलोक कोई अन्यत्र कहीं नहीं होता। तो उस परलोक पे हमला किया। परलोक का राजा है यमराज, यमराज को हरा दिया। और परलोक की जो सेना है वो नग्नों की होती है, वहां शरीर नहीं होते। स्मृतियों में बिना शरीर की सेना थी, तो उसको हरा दिया, तो नग्न जीत हो गए। और यमराज ने उनसे कहा कि भाई हमारी तो कोई गलती है नहीं, वो बच्चे का प्राण हमसे कहा गया था, ब्रह्मा ने कहा था, कम से कम इस कहानी में हम ले आए, हम तो कुरियर हैं, हमको क्यों जबरदस्ती हराने में लगे हो। तो ब्रह्मा के पास जाओ। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने अपने जो उनके लेखा जोखा रखने वाले थे चित्रगुप्त, उनसे कहा कि साहब ये गलती से बच्चा कैसे आ गया, पता करो। तो चित्रगुप्त ने कहा कि हाँ गलती हो गई। तो नग्नजीत या भयजीत ने कहा कि हमें बच्चा वापस करो, तुमसे गलती हुई है, बच्चा वापस लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम बच्चा तो नहीं वापस कर सकते, क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम शरीर वापस कर सकें। एक काम कर सकते हैं कि तुम एक कोई इसका कोई वैकल्पिक शरीर बनाओ, हम उसमें प्राण फूंक दें। तो उसने एक पोर्ट्रेट बनाई। पोर्ट्रेट कैसी बनाई ये नहीं लिखा है उसमें, एब्स्ट्रैक्ट बनाई हो सकती है, नहीं तो लोग घटिया घटिया पोर्ट्रेट बनाएं और कहें साहब देखिए वो पोर्ट्रेट कैसी भी होगी, शायद 3 लाइन की हो, क्या हो, ये नहीं लिखा उसमें। पोर्ट्रेट बनाई और उस ब्रह्मा ने उसमें प्राण फूंक दिए। यानी लेखक का काम जो नहीं है उसको उपस्थित करने का है। वो अशरीर लोगों को शरीर देता है, अभिनेता अपना शरीर देता है, लेखक शब्द देता है। ऐसा ही सचिंद्र कोशिश कर रहे हैं। मैं पहली कविता पढ़ता हूँ, पता पूछने वाले। शीर्षक है पता पूछने वाले। मैंने हर अजनबी जगह पर लोगों को रोककर उनसे पता पूछा, इस उम्मीद में शायद उन्हें पता हो, शायद वह बता सकें। मैं गलत था, उनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। कैसे उन जगहों तक पहुंचा जा सकता है वह नहीं जानते थे। तब भी उंगलियों और अपनी जीभों को हिलाते हुए वह कह गए, आगे से दाएं फिर बाएं। उनकी बताई जगहों पर पहुंचकर वह जगहें कभी नहीं मिली। यह बात मैंने उन्हीं से सीखी। कभी किसी को गलत रास्ता नहीं बताया। नहीं पता था कह दिया नहीं पता। जब पता होता तब हमेशा कोशिश की कि जो मुझसे कुछ पूछ रहा है वह जल्दी से उस जगह पहुंच जाए। उन जगहों पर नहीं पहुंच पाने का एहसास मुझ में हमेशा बना रहा। मुझे पता है तपती धूपों और ढलती शामों में भटकना कैसा होता है। हो पाता तो मैं हर उस पता पूछने वाले के साथ चला जाता, जो साथ कभी मुझे नहीं मिला, थोड़ा उन्हें दे पाता।
दूसरी कविता का शीर्षक है अनुवादक। मैंने भी कुछ किताबों के अनुवाद किए जिन पर मेरा नाम कहीं नहीं है। हर बार उनसे मेहनताना लेने के बदले अपना नाम छोड़ता गया। उस वक्त रुपयों से बिन पैसे वाले दिन टालना और अपना नाम छोड़ना कुछ अजीब नहीं लगा। सोचा ठीक है, सब ऐसा करते होंगे। लेकिन अब जबकि उन दिनों से बहुत दूर यहाँ इस जगह बैठा हूँ तो लगता है उन गलतियों को भी अनुवाद में जगह देते हुए मैंने कुछ ठीक नहीं किया। उन गलतियों को भी अनुवाद में जगह देते हुए मैंने कुछ ठीक नहीं किया। अब महसूस होता है नाम सिर्फ पहचान के लिए ज़रूरी नहीं है। नाम सिर्फ पहचान के लिए ज़रूरी नहीं है। वहाँ रह गई कमियों, अस्पष्ट वाक्य संरचनाओं, गलत नुक्तों, अशुद्ध कारक चिन्हों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम होना ज़रूरी था। ये मदन सोनी को लक्ष्य दुख। पीछे से दिखाई दी सफ़ेद बालों वाली खोपड़ी, झुकी गर्दन, चीकट से कॉलर। पसीना ठंड में उस तरह लकीर बनकर नहीं बहता, किसी नमकीन झील की तरह जम जाता है गर्दन पर। उन खिचड़ी हो गए बालों की तरह खिचड़ी रही होगी उसकी ज़िंदगी। बेतरतीब, बेस्वाद, पसीने का नमक भी नहीं होगा उसमें जीभ के लिए। कंधों पर घास के सूखे तिनके थे, एक वोट थी, एक फुनगा था। दुख वहीं कहीं छुपा बैठा था, दूर से रुई सा हल्का दिखने वाला। पास से वह दुखी था, तिल के दाने जितना। उसी में सब पीड़ा थी। कभी दुख में सुख के इंतज़ार का दुख था। दुख ही उसकी धमनियों में खून बनकर खोई हुई चींटी की तरह रेंगता होगा। सामने से देखने पर वह आईना सा लगता। जो भी उसकी तरफ देखता मुतमईन हो जाता, आहिस्ते से बुदबुदाता, मैं नहीं हूँ। पर उन्हें पता था वही फुनगी, वही बोट, वही खिचड़ी बाल उनकी तस्वीर में भी हूबहू वैसे ही थे, गर्दन पर पसीने की लकीर की तरह। एक कविता, मैंने 2 कविताएं लिखी थी भोपाल शीर्षक से, तो मैंने भोपाल 2 पढ़ना आज चुना है, तो इसको पढ़ता हूँ। मेरे पैदा होने से लगभग महीने पर पहले भोपाल घट चुका था। 2 दिसंबर की रात से 9 जनवरी के बीच कितने दिन हुए, अगर उंगली पर गिनने लग जाऊं तब यह फासला कुछ दिनों का रह जाएगा। इस गैर ज़रूरी गिनती के उलट यहाँ ज़रूरी बात है, वह दुनिया जो उन्होंने नहीं देखी उसे देख रहा हूँ। खुरदरी, मटमैली, धूसर सी होती गई दुनिया। कभी जानने का मन होता है वह कौन थे जो इस समय से काफ़ी पहले अनुपस्थित हो गए। शायद उनमें से किसी को जान पाता, कोई चेहरा पहचान में आ पाता। वह तस्वीरें मैंने भी देखी हैं जिनमें जीवन नहीं है। भुरभुरी मिट्टी में हाथ भर जगह निकालने के बाद मृत शरीर को बीज की तरह रोपना मैंने भी देखा है। उनमें कुछ अजन्मे भ्रूण, कुछ नवजात शिशु थे, कुछ बहुत छोटी आयु में दम घुटने से मर गए। अगर वह आज होते तो मेरी उम्र के होते। हम उम्र होने के बावजूद हम कभी मिल पाते, इसकी संभावना बहुत कम थी। इस कम संभावना में भी हम में एक बात समान होती, वह सब मेरी ही तरह कुछ अधबुने सपनों में खोए से रहते। उनमें खोने से ठीक हुआ, वह सपनों के इस हत्यारे समय में बहुत पहले से गायब है। कुछ छोटी कविताएं मैंने चुनी थी, तो इसका शीर्षक है दोस्तियां। कई दोस्तियां तब तक निभाई जब तक उनमें पैसे खर्च करने नहीं पड़े। मैंने उनमें पैसों से भी ज़्यादा खुद को खर्च किया। तब पैसा नहीं था, ना पैसे को कुछ समझता था। एक कविता का शीर्षक है नाव। मुझे पानी ने नहीं वक्त ने तैरना सिखाया। तब भी मेरे अंदर कोई नाव नहीं है। अगर होती बच जाता इस उथले समय में डूबने से।
एक कविता का शीर्षक कूप मंडूक। कुएं का मेढक अगर कुएं से निकल आया, कुएं का मेढक अगर कुएं से निकल आया, तब भी वह अपने लिए ढूंढ लेगा नया कुआं। एक कविता का शीर्षक है पंचतंत्र की पुरानी कहानी। अब जबकि हम चारों तरफ शेरों से घिर आए हैं, अब जबकि हम चारों तरफ शेरों से घिर आए हैं, हम सबको मिलकर खरगोश हो जाना होगा और उस दिन का इंतजार करना होगा जब शेर एक दिन खरगोश की बात मान लेगा। खून में थोड़ा लोहा, ये अगली कविता का शीर्षक है। वह समझते नहीं है, वह समझते नहीं है जब तक हमारे खून में लोहा है तब तक हम आपस में घुलते रहेंगे। यह लोहा हम सब में चुंबक होकर अपना काम करता रहेगा। वह समझते नहीं है। एक अगली कविता का शीर्षक है जंगल। जो घास में लेमन ग्रास और चिड़िया में कौवे गिलहरी को जानते हैं, जो घास में लेमन ग्रास और कौवे, चिड़िया में कौवे और गिलहरी को जानते हैं, उनके लिए जंगल का मतलब छत, आंगन और तीसरी मंजिल की बालकनी में, छत, आंगन और तीसरी मंजिल की बालकनी में हाथ भर की दूरी पर रखे गमले में लगी तुलसी, मिर्च और करेले की बेल है। हाथ भर की दूरी पर रखे गमले में लगी तुलसी, मिर्च और करेले की बेल है। वह कभी नहीं समझ पाएंगे लोग जंगल क्यों नहीं छोड़ना चाहते। धौला कुआं नाम से आप दिल्ली में परिचित होंगे सबसे, तो मैंने ये कविता लिखी थी धौला कुआं नाम से। तो शीर्षक इसका धौला कुआं ही है। वह बोले वहाँ एक कुआं होगा, वह बोले वहाँ एक कुआं होगा, और उन्होंने यह भी बताया यह धौला संस्कृत भाषा के धवल शब्द का अपभ्रंश रूप है। जैसे हमारा समय, चिंतन, स्पर्श, जीवन, दृश्य, प्यास सब अपभ्रंश हो गए, वैसे ही यह धवल घिस घिस कर धौला हो गया। धवल का एक अर्थ सफ़ेद है। पत्थर सफ़ेद चमकदार भी होता है। उन मटमैली, धूसर, उबड़ खाबड़ अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच संगमरमर का मीठे पानी का कुआं, धौला कुआं। कैसा रहा होगा वह झिलमिलाते पानी को अपने अंदर समाये हुए, कैसा रहा होगा वह झिलमिलाते पानी को अपने अंदर समाये हुए। उसके न रहने पर भी उसका नाम रह गया, उसके ना रहने पर भी उसका नाम रह गया। जरा सोचिए किनका नाम रह जाता है उनके चले जाने के बाद। कहाँ गया कुआं, कैसे गायब हो गया, किसी को नहीं पता। कहाँ गया कुआं, कैसे गायब हुआ, किसी को नहीं पता। एक दिन जब धौलाधार की पहाड़ियाँ इतनी चमकीली नहीं रह जाएंगी, तब हमें महसूस होगा वह सामने ही था। ओझल सा उन खूब उबड़ खाबड़ मेड़ के खत्म होते ही पेड़ की छांव में छुपा हुआ सा, उस उबड़ खाबड़ मेड़ के खत्म होते ही पेड़ की छांव में छुपा हुआ सा। जब किसी ने उसे पाट दिया तब उसे नहीं पता था कुओं का संबंध पहाड़ों से भी वही था जो जल का जीवन से है। ये सर ने अभी अनुपस्थित कविता को जिक्र किया तो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, तो मैंने उसको चुना इस पाठ के लिए। तो अनुपस्थित एक, इसका शीर्षक है अनुपस्थित। ये दो कविताएं मैंने लिखी थी, तो ये क्रमांक 1 है। जो अनुपस्थित हैं वह कैसे दिखाई देंगे, इसकी कोई तरकीब हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है उनके ना दिख भर पाने से उनके होने का भाव भी खत्म हो गया। पर जरूरी है हम कभी महसूस कर पाएं जितने लोग दिख रहे हैं उससे कई गुना लोग इन आँखों से नहीं दिख रहे हैं। जैसे जितनी कविताएं, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र बना दिए गए, उनसे कहीं अधिक उन मनों में अधगुने या अधूरे ही रह गए। जितनी किताबें छप सकें उस अनुपात में बहुत बड़ी संख्या में वह कभी छप भी नहीं पाई। इसे मैं कुछ इस तरह देखता हूँ
जब हम नहीं थे, यह समय ऐसे ही दिन को विभाजित करता रहा। हमारे न होने से क्या वह अतीत शून्य हो गया? कभी वह क्षण भी आएगा जब सामने होते हुए कई लोग इस वर्तमान से भविष्य की तरफ चल देंगे। जब सामने होते हुए भी कई लोग इस वर्तमान से भविष्य की तरफ चल देंगे। उनका या हमारा आमने सामने ना होना क्या हमें या उन्हें अनुपस्थित बना देगा? जैसे जब कविता नहीं लिख रहा था या कुछ भी नहीं कर रहा था, तब भी मैं था। वह प्रक्रिया मन में मेरे भीतर चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कुछ भी अनुपस्थित नहीं था। एक अनुपस्थित शीर्षक की दूसरी कविता में दोबारा इसी संगति में पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके अर्थ देखिएगा आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरों की कविताओं को पढ़कर लगा यह मेरी कविताएं नहीं हैं। दूसरों की कविताओं को पढ़कर लगा यह मेरी कविताएं नहीं हैं। मैंने उनमें खुद को बहुत ढूंढा। पन्ने पलटता गया, किताबें देखता गया, एक पन्ने से दूसरे पन्ने, पहली किताब से आखिरी किताब तक। हर पंक्ति में खुद को ढाल कर देखा, कहीं भी मेरा कुछ नहीं मिला। वह पंक्तियाँ, वह कविताएं मूलतः उन्होंने अपने लिए लिखी हैं। उनमें मेरा संसार, मेरे अनुभव, मेरी स्मृतियाँ अनुपस्थित हैं। वहाँ मुझे मेरी यह अनुपस्थिति दिख गई। जिनमें थोड़ा बहुत मेरा था, वह मेरे द्वारा ना लिखे जाने पर भी अंततः मेरी ही कविताएं मानी जाए। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, हाथ की उंगलियों पर गिने जाने लायक। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, हाथ की उंगलियों पर गिने जाने लायक। हो सकता है जब मैं भी किन्हीं पंक्तियों को अपनी कविता कहूँगा, तब उन्हें पढ़ते हुए भी वह इस ख्याल से भर जाए। उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, खुद कहने से बनेगी अपनी कविता, इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा। एक ये थोड़ी लंबी कविता है, इसका शीर्षक आत्मालाप के क्षण है। तो जब कहीं नहीं था तब इसी कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। जब कहीं नहीं रहूंगा तब भी इसी कमरे में चुपचाप बैठा रहूंगा। इस कमरे में क्या है यह कभी किसी को नहीं बताया। एक किताब की अलमारी, एक किताबों से भरा दीवान और एक किताबों से अटी पड़ी मेज। किताबें मेरी किसी दुनिया का नक्शा या खिड़की कुछ भी हो सकती थी अगर उन्हें पढ़ने का वक्त होता। इन्हें पढ़ने का वक्त खिड़की के बाहर बिखरी दुनिया को देखने में बीत गया। जो भी मेरे सपने हुए वह इसी खिड़की से होते हुए मेरे भीतर दाखिल हुए होंगे। नौकरी, छुट्टी, लिखना, घूमना, तुम्हारे साथ बैठे रहना, किसी बात पर हंसना, इन सब की कल्पना मैंने यहीं इसी कमरे में मेज पर कोहनी टिकाए पहली बार कब की कुछ याद नहीं आता। यहीं एक छिपकली होने को अपने अंदर उगने दिया। वह मेरी सहयात्री थी। वह अक्सर ट्यूबलाइट के पास दिखती, घूम रही होती। उसे भी सपने देखने थे। उसके सपने बहुत छोटे थे, किसी कीड़े जितने छोटे, किसी फुनगे जितने लिजे। मैंने भी अपने छिपकली होने की इच्छा सबसे पहले उसे देख कर ही की थी। कुल 2 या 3 इच्छाओं और छोटे से जीवन को समेटे हुए वह मेरी आदर्श थी। जैसे आदर्श वाक्य होते हैं, वह इस जिंदगी में किसी कल की तरह अनुपस्थित थी। सोचा करता, तुम भी छिपकली होती, मैं भी तब छिपकली हो आता। हम किसी समयातीत समय में चल नहीं रहे होते, बस दीवार से चिपके होते। इसके बाद एक एक करके मैंने मेज, खिड़की, छत, किताबों के पन्ने और स्याही होने की इच्छा को पहली बार अपने अंदर महसूस किया। जिस उम्र में सबके मन अपने कल के बहुत से रुमानी स्पर्शों से भरते रहे, मैं अब तक की अपनी असफलताओं पर गौर करते हुए एक आत्म केंद्रित व्यक्ति बनता रहा। इन्हीं पंक्तियों में मुझे अपने कल होने वाली असफलताओं के सूत्र दिखाई दे गए।
मैं वहाँ हारा जिनमें लड़ना या उतरना मैंने तय नहीं किया। जो जगह मैंने तय की उनमें कभी कोई नहीं मिला, मैं अकेला था। यह किसी रहस्य को जानने जैसा नहीं था। सब यहाँ इसी कमरे में आकर उघड़ गया था। यह रेत से भरी नदी के यकायक सूख जाने जैसा अनुभव रहा। रेत थी, सूरज था, उसकी सीधी पड़ती किरणों से तपता एहसास था। मेरी कोमलतम स्मृतियाँ जिनसे कभी अपने आज में गुजरा नहीं था, वह झुलस गई थी। क्यों हो गया ऐसे? क्यों वह आगामी अतीत स्थगित जीवन की तरह अनिश्चित बना रहा? सब इस कदर उथला था जहाँ सिर्फ अपने अंदर उमस से तरबतर भीगता रहा। वह नमकीन भरा समंदर होता तब भी चल जाता। वह कीचड़ से भरा दलदल था। उस पल यह कमरा कभी ना सूखने वाली नमी की तरह मुझे अपने अंदर महसूस होता। आत्मा लाभ के क्षणों में टूटते हुए कितनी बार इसने मुझे देखा, देखकर कुछ नहीं कहा। मैं कभी नहीं चाहता था कोई मुझे कुछ कहे। कोई कह देता तो मेरे अंदर कहाँ कुछ बचता। शायद इन्हीं पंक्तियों को पढ़कर वह भी कभी ना समझ सकें क्यों इस खाली कमरे में छत पंखे को बिना चलाए बैठा रहता। यहाँ ऐसे बैठे रहने और इसी तपती ईंटों से निकलने वाला ताप मेरे अंदर के आंसुओं को पसीने में बदल देता और देखने वाला आसानी से धोखा खा जाता। मैं शुरू से यही धोखा देना सीखना चाहता था। एक धोखेबाज की तरह जीना मुझे हमेशा से मंजूर था। ये अंतिम कविता है मेरी। इसका शीर्षक है धूल। धूल ही है जो चारों तरफ है। धूल ही है जो चारों तरफ है। कभी किसी कागज पर, किसी किताब पर, किसी कपड़े पर, किसी चेहरे पर, मेज पर, आईने पर, कभी किसी बर्तन, किसी सच पर, कभी किसी झूठ पर। यह धूल ही है हमारी आंखों में, पलकों के पास, दिमाग पर। इधर आंख में धूल झोंकना मुहावरा ना होकर जीवन हो गया है। इसी में सब धुंधला धुंधला सा गया, कहीं कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। धूल कितनी भी क्यों ना हो, धूल के बारे में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। धूल हटाने से हट जाती है, चाहे जहां भी हो। अब पुरस्कार की जाएगी। ये रिकॉर्ड के लिए बताना जरूरी है कि पुरस्कार की राशि पहले ही दी जा चुकी है। इसलिए आज हम कुछ चेक वेक नहीं दिखाएंगे, जो कि वैसे भी बहुत ही अश्लील सी हरकत होती है कि आप इतना बड़ा चेक दिखा रहे हैं। तो बहरहाल पहले आपका इशारा किस तरह होगा? 20 लाख का। देवेश जी, आनंद जी आप इस तरफ आइए, देवेश उस तरफ। मैं इधर से लेता हूं। अंदर क्या है उसको एक बार दिखाना चाहिए। हाँ वो सब खोल रहा हूँ। हमने एक आप लोग मदन से ऐसे हो जाओ तो प्रिया जी सुविधा देना चाहिए।
उस पे दस्तखत वगैरह सब हैं ताकि सनद रहे, वक्त पे काम भले वक्त पे काम ना आए। हाँ, अब रख दीजिए। बस ऐसे ही हाँ हम हम तो हो जाए ना सबकी एक साथ हाँ, एक साथ। सर्टिफिकेट के साथ या कुछ भी लेके। अब ये ले लीजिए, ये लेने में ठीक दिखेंगे भी लोग। वो तो होना ही चाहिए तो दोनों आ जाएंगे ना, एक एक हाथ में। बस ऐसे रखना। ये यहाँ फंसा लीजिए आराम से। अच्छा ग्रुप हो जाएगा। हाँ, हम तो अब ये शाम समाप्त होती है। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। संस्कृत कवियों का और यूनी के सदस्यों का बहुत आभार। अब आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं।